हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को, बीओपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा सा और इंटरेस्टिंग है। जल्दी से हम इस टॉपिक को कंप्लीट भी कर लेंगे। एक ही वीडियो में हम इन दोनों सेक्शन को कवर करने वाले हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। देखिए, इंडिया में अधिक मात्रा में फॉरेन से पैसे आते हैं, ये आप सभी को बताइए। इंडिया में कोई भी बिजनेस में इंडिया के लोग तो इन्वेस्ट करते ही हैं, लेकिन साथ में फॉरेन के लोग भी बिजनेस में इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसी इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। किसी भी कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब एफपीआई और एफडीआई में क्या अंतर होता है, इसको समझते हैं। एफपीआई की बात करते हैं तो एफपीआई क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया की कंपनी में 10% से कम इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एफपीआई बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें सिर्फ कैपिटल का ही मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान समझिएगा। एफडीआई की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया की कंपनी में 10% से अधिक का इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी दोनों का मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। आगे देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमको सिंगापुर से देखने को मिलता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होता है, गुजरात में होता है। फॉरेन में, विदेश में एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसमें यह बताया जाता है कि किस कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट होता है। इसे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कहते हैं। हर साल हमको ये रिपोर्ट देखने को मिलती है जिसमें अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग रैंक दी जाती है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका इनफ्लो जो है वो बताया जाता है। तो किसी कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट होता है इसका पता चलता है हमको वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के थ्रू। क्लियर। इंडिया में जो एफडीआई की लिमिट होती है, अब एफडीआई की भी लिमिट होती है कि किस सेक्टर में कितना एफडीआई इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सकता है। तो ये जो चीज़ है ये उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री होती है उसके द्वारा ही तय की जाती है। भारत की किस ऑर्गेनाइजेशन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना कितना हो सकता है, इसको लेकर अगर डिस्कस करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक में 20%, प्राइवेट सेक्टर बैंक में 74%, एलआईसी जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें 20%, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है उसमें 74% तक अपना एफडीआई देखने को मिलता है। प्रिंट मीडिया की बात करें, न्यूज़पेपर मैगजीन की, तो 26% फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम रेलवे, डिफेंस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, टेलीकॉम, इन सब में बात करते हैं तो यहाँ पर 100% तक अपन को फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने को मिलता है। अब रेलवे ने जैसे कि कोई प्रोजेक्ट निकाला, ठीक है ना, कि हमको मान लो 100 वंदे भारत ट्रेन बनाना है, तो वहाँ पर हमको 100% तक, 100% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। भाई कोई फॉरेन की कंपनी है, उसने ठेका ले लिया कि हम बनाएंगे 100 वंदे भारत, तो उस मान से उसको जो प्रॉफिट है वो शेयरिंग मिलेगी और यहाँ पर 100% तक वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जैसे डिफेंस में भी हमको देखने को मिला था, जैसे कि राफेल जो विमान है वो बनाया गया था फॉरेन कंपनीज के थ्रू, तो डिफेंस में 100%, एग्रीकल्चर में भी 100%, एजुकेशन एंड हेल्थ में भी 100%, टेलीकॉम में भी 100%। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमने डिस्कस किया। तो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो टर्म है इसके अंदर हमको बेसिकली यही चीज़ पढ़ने को मिलती है कि एफपीआई क्या होता है और एफडीआई क्या होता है। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, चलिए वो देखते हैं एक बार। एफपीआई का पूरा नाम क्या है। अब एफपीआई का पूरा नाम क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमने बात करी थी, अच्छे समझा था इसको कि इसमें क्या होता है, फॉरेन कंपनी जो होती है इंडिया की कंपनी में 10% से कम इन्वेस्टमेंट करती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर बैंक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सीमा क्या है, कितना है, 20% है। एफपीआई किस प्रकार का निवेश होता है, एफपीआई एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से संबंधित रिपोर्ट को क्या कहते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से संबंधित रिपोर्ट जो होती है उसको बोलते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए, तो ये हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं हम बीओपी की। बीओपी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये क्या होता है, पहले इसको सिंपल भाषा में समझते हैं हम। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो कि एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के निवासी और बाकी दुनिया के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं उसको बताता है। ये इसमें गुड्स, सर्विसेज जो होती है, फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल ट्रांसफर्स, ये सारी एक्टिविटी जो है वो शामिल होती है। इसे देश का सेंट्रल बैंक जो होता है वो मेंटेन करता है। कौन करता है, देश का सेंट्रल बैंक। जैसे भारत में कौन है, आरबीआई है। समझ में आया आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, एक प्रकार का रिकॉर्ड है
जो कि एक फाइनेंशियल ईयर में किसी देश के नागरिक जो है, निवासी जो है, और बाकी दुनिया के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको दर्शाता है। इसको मैं आपको देखिए एक एग्जांपल समझाता हूँ, बहुत अच्छे समझ में आएगा। मान लो कि आपके परिवार का एक बैंक अकाउंट है, ठीक है। इस खाते में आप अपने परिवार की सारी इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखते हैं। जो भी इनकम आती है वो आपके अकाउंट में आती है, बैंक अकाउंट में आती है, और एक्सपेंडिचर जो करते हो वो आपके बैंक खाते से करते हो, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड है आपका, ये हो गया बीओपी, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें जो इनकम आ रही है, जैसे कि सैलरी से आई या फिर ब्याज से आई या तो कोई दूसरे सोर्स से आपको इनकम आई। एक्सपेंडिचर, खर्चा जो हुआ, जैसे कि घर का किराया दिया आपने, बिजली का बिल पे किया, बच्चों की शिक्षा में पैसा लगाया, खाने पीने पे खर्च किया, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंडिचर हो गए। अब अगर आपके परिवार की आय मतलब इनकम जो भी आ रही है वो खर्चे जो हो रहे हैं एक्सपेंडिचर से अधिक होती है, तो आपके पास बचत होगी, मतलब सरप्लस पैसा बचेगा आपके पास में, ठीक है। अगर खर्च आय से अधिक हो जाए, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हो, इनकम तो कम है आपकी, तो आपका खाता कैसा हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपके पास पैसा बचता है तो जो बीओपी हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ, रिकॉर्ड जो हुआ, वो किस तरीके का हो गया, सरप्लस हो गया। अगर आपका खाता ऋणात्मक हो जाता है तो मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा हो गया, डेफिसिट हो गया। तो अब यहाँ पर ऐसा सोचो कि हमने जो एक परिवार की बात करी थी बैंक अकाउंट की, उसके बजाय ये अकाउंट जो है एक देश के लिए है, और इसमें गुड्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये सभी शामिल होते हैं। तो बीओपी क्या बताता है हमको, तो बीओपी से क्या पता चलता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या पता चलता है हमको, देश को पता चलता है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, किन क्षेत्रों में उसको सुधार की आवश्यकता है। तो ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत सिंपल शब्दों में हमने इसको समझा है। अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के टाइप्स की। तो दो टाइप के होते हैं ये, एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझना इसको। करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं तो ये अकाउंट उन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करता है जो तुरंत पूरे हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम विजिबल गुड्स की बात करें, फिजिकल आइटम जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है, जैसे कि मशीनरी हो गई, मोबाइल फोन्स हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है ना। तो उन ट्रांजैक्शन का ये रिकॉर्ड रखता है। इसके साथ साथ ये इनविजिबल गुड्स का भी रिकॉर्ड रखता है। नॉन फिजिकल आइटम जैसे सर्विसेज हो गई, भाई सॉफ्टवेयर सर्विसेज कोई एकदम फिजिकली दिखती थोड़ी है हमको, पर सर्विसेज होती है वो, है ना। तो उस तरीके से हो गया। डिविडेंड्स हो गए, गिफ्ट्स हो गए, रिमिटेंस हो गए। रिमिटेंस क्या, विदेश में रहने वाले व्यक्ति द्वारा अपने देश में भेजा गया पैसा। यह आमतौर पर उन लोगों को भेजा जाता है जो अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए दूसरे देशों में काम करते हैं। अगर कोई भारतीय नागरिक अमेरिका में काम करता है तो वो अपनी कमाई का एक हिस्सा जो है अपने परिवार को भारत भेजता है। तो इस पैसे को हम क्या बोलते हैं, रिमिटेंस बोलते हैं। समझ में आया आपको। तो इस तरीके से करंट अकाउंट के अंदर हमको वो ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं जो तुरंत पूरे हो जाते हैं, विजिबल गुड्स और इनविजिबल गुड्स को मिला के। अगर भारत की बात करें तो आमतौर पर भारत का जो करंट अकाउंट है, देश का जो करंट अकाउंट है, वो डेफिसिट में रहता है, घाटे में रहता है, क्योंकि हम जो गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं वो हमारे एक्सपोर्ट से अधिक होते हैं। इसीलिए हमको करंट अकाउंट जो है भारत के अंदर वो डेफिसिट में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इस अकाउंट में हमको ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं एसेट की खरीदी और बिक्री से संबंधित, और स्पेशली हमको फॉरेन ट्रांजैक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। फॉरेन बोरोइंग हो गया, फॉरेन की कोई बैंक है उससे लोन लिया है ना, तो वो आता है इसमें। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, विदेशी एंटिटीज़ द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पढ़ा था, एफपीआई और एफडीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहाँ पर फॉरेन एंटिटी देश की कोई प्रोडक्टिव एसेट्स होता है उसमें इन्वेस्ट करती है, जैसे कि एक फैक्ट्री का निर्माण करना, ठीक है ना। तो उस तरीके से एफपीआई और एफडीआई जो है वो हमको देखने को मिलता है कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। और आमतौर पर भारत का जो कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस में होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है। एक लाइन में और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो समझ लो। करंट अकाउंट, अगर भारत यूएसए से सोचो कि मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करता है और बदले में सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करता है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है किस में जाएंगे, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। ठीक है। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो अगर कोई अमेरिकन कंपनी है, भारत में एक फैक्ट्री लगाती है और एक इंडियन कंपनी फॉरेन बैंक से लोन लेती है, तो ये ट्रांजैक्शन कहाँ पर जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। समझ में आया आपको। इस प्रकार से जो बीओपी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, वो हमें ये समझने में मदद करता है कि देश की जो फॉरेन रिलेशनशिप है और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उसका स्टेटस क्या है। तो अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की, बीओपी के टाइप्स की टेक्निकल टर्म्स के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस्ड बीओपी क्या होता है। एक संतुलित भुगतान शेष जो होता है, भुगतान शेष को ही इंग्लिश में बोला जाता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है बैलेंस्ड बीओपी।
तो जब किसी देश में आने वाला पैसा, मनी इनफ्लो, वही पैसा आ रहा है तो वो हो गया इनफ्लो। तो मनी इनफ्लो देश से बाहर जाने वाले पैसे मनी आउटफ्लो के बराबर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस बीओपी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सरप्लस बीओपी की। तो जब किसी देश में आने वाला पैसा, मनी इनफ्लो, देश से बाहर जाने वाले पैसे मनी आउटफ्लो से ज्यादा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? सरप्लस बीओपी कहते हैं। अगर हायर इनफ्लो देन आउटफ्लो है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब बात करते हैं हम डेफिसिट बीओपी की। जब किसी देश से बाहर जाने वाला पैसा, मनी आउटफ्लो, देश में आने वाले पैसे से ज्यादा होता है तो इसे क्या बोलते हैं? डेफिसिट बीओपी कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। भारत का जो बीओपी है वो किस तरीके का है? डेफिसिट बीओपी है, क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं चीज़ें, और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। इसीलिए भारत का जो बीओपी है वो डेफिसिट बीओपी है। 1990 के समय में फ्रेंड्स, भारत में बीओपी क्राइसिस जो है वो हमको देखने को मिला था। रीज़न क्या था? उस समय भारत का जो विदेशी भंडार था, फॉरेन रिजर्व, वो बहुत कम हो गया था। इस वजह से 1990 के समय में हमको बीओपी क्राइसिस जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने एक टर्म डिस्कस करी, फॉरेन रिजर्व। अब ये क्या चीज़ है भैया, इसको समझते हैं। फॉरेन रिजर्व क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार। एक देश के पास जो भी मौजूद, उसके पास विदेशी करेंसी होती है, विदेशी मुद्रा या फिर सोना या अन्य विदेशी कोई संपत्ति होती है। तो ये भंडार जो होता है उस देश की आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका उपयोग जो है देश के आयात के लिए, मतलब इंपोर्ट के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ जो भी विदेशी कर्ज है उसको चुकाने में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे समझो भैया कि भारत है, ये अमेरिका है, ठीक है। अब ऐसे सोचो कि आपने इंडिया से अमेरिका में एक आपको कार पसंद आ गई और आपने ऑर्डर कर दी। कितने की थी? आपने बोला कि ये 1 करोड़ की कार है, मेरे को ऑर्डर करना है। तो आपने क्या करा? ऑर्डर कर दी। तो आपने क्या करा? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपके थ्रू पैसा कहाँ पर गया? इंडियन गवर्नमेंट के पास गया। अब इंडियन गवर्नमेंट के पास में जो भी फॉरेन रिजर्व था, जिसमें विदेशी मुद्रा थी, डॉलर के फॉर्म में या अलग अलग करेंसी के फॉर्म में, तो चूंकि अमेरिका के अंदर डॉलर चलता है तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा? यहाँ से डॉलर भेजा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका वाला तो डॉलर में ही बात करेगा, भले कौन सा रुपया, हमको रुपया से मतलब नहीं, हम डॉलर एक्सेप्ट करते हैं, डॉलर दो हमको। तो भारतीय गवर्नमेंट ने क्या करा? आपने क्या करा? 1 करोड़ की कार ऑर्डर कर दी। तो 1 करोड़ तो आपने इंडियन गवर्नमेंट को दे दिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा? 1 करोड़ के जो डॉलर थे, है ना, डॉलर के फॉर्म में, वो अमेरिका भेजे। अमेरिका गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया, कार वहाँ से भेजी, कहाँ पर? इंडिया में। और इंडिया में कार आ गई और आपको कार मिल गई। तो क्या ये ट्रांजैक्शन इतना ही आसान है? फॉरेन में कोई आपको चीज़ पसंद आ गई, आपने ऑर्डर कर दी, आपके पास आ गई, इतना आसान नहीं होता है ये। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है, क्या है इंडियन गवर्नमेंट के लिए? ऐसे तो इंडियन गवर्नमेंट का जो फॉरेन रिजर्व है वो तो ख़त्म हो जाएगा, उसको क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करना पड़ता है ना। भारत के अंदर कोई तेल के कुएँ तो है नहीं, उसको बाहर से कंट्रीज से ही मंगाना पड़ता है। पेट्रोल डीजल लगातार हम यूज़ कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा खपत है भारत के अंदर, पर भारत के अंदर सोर्स थोड़ी है इनका फॉरेन में, तो वहाँ से मंगाना पड़ता है इनको। उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट का फॉरेन रिजर्व खर्च होता है। तो ऐसे आप अगर सामान मंगाने लगेंगे तो भारत का तो फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? उस पर कस्टम ड्यूटी लगाती है, टैक्स लगाती है। आप बाहर से मंगा रहे हो तो उस पर 30-40% का टैक्स देना पड़ता है आपको। तो 1 करोड़ की कार मंगाई आपने, तो मान लो कि 35% कस्टम ड्यूटी लगी उसके ऊपर, तो आपकी कार कितनी हो गई? 1 करोड़ 35 लाख की हो गई। तो आपको महंगी पड़ेगी। तो फिर आप क्या करोगे? बाहर से कार नहीं मंगाओगे, इंडिया में ही खरीदोगे। तो इससे इंडियन गवर्नमेंट का फॉरेन रिजर्व जो है वो कम खर्च होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर हम बात करें करंटली, तो भारत के पास में लगभग 600 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व मौजूद है। कितना? 600 बिलियन डॉलर का। 1991 में जब भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला था, तब भारत के पास केवल 1.2 बिलियन का ही फॉरेन रिजर्व रह गया था। और ये फॉरेन रिजर्व जो था वो इतना कम था कि सिर्फ कुछ सप्ताह के लिए ही भारत जो है वो इंपोर्ट कर पाता। इस संकट के कारण भारत को IMF जो था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उससे मदद लेनी पड़ी थी और बड़े स्तर पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो करने पड़े थे। ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो क्यों देखने को मिला था? देश का जो आयात था, इंपोर्ट था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा था एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। तेल की कीमतें जो है वो बढ़ गई थी, जिससे कि इंपोर्ट जो है वो महंगा हो गया था। भारत की इकोनॉमी जो थी वो धीमी गति से बढ़ रही थी, इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम आया। तो ये सब कारण थे इकोनॉमिक क्राइसिस के। इस संकट से निपटने के लिए भारत ने IMF जो थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उससे कर्ज भी लिया था। इसके बदले में अपनी अर्थव्यवस्था जो थी, इकोनॉमी जो थी, उसको खोलने का और लिबरलाइजेशन के कई उपाय किए थे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इससे भारत की इकोनॉमी को एक नई दिशा मिली और वर्तमान में भारत एक मजबूत स्थिति में है। तो ये टर्म आपको अच्छे समझ में आई होगी, फॉरेन रिजर्व क्या होता है। देखिए, भारत जो है विश्व में
चौथा सर्वाधिक फॉरेन रिजर्व रखने वाला देश है, अप्रोक्सीमेट $600 बिलियन। भारत की नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो 2021 से 2026 तक की है। भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश जो है वो कौन सा है, यूएसए है। भारत में सर्वाधिक विदेशी निवेश जो है वो कहाँ से आता है, सिंगापुर से आता है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है भारत यूएसए को करता है और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो चाइना से करता है। देश में जो सेंट्रल बैंक होता है वही फॉरेन रिजर्व को मैनेज करता है। बीओपी के साथ कैसा रिलेशन है फॉरेन रिजर्व का, ये भी देख लेते हैं हम। देखिए, मनी इनफ्लो अगर ज़्यादा होगा मनी आउटफ्लो के कंपैरिजन में, बाहर से पैसा ज़्यादा आएगा, भारत से पैसा कम बाहर जाएगा, तो क्या होगा, बीओपी पॉजिटिव होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा, तो फॉरेन रिजर्व में ऑब्वियस सी बात है वृद्धि होगी। अगर मनी इनफ्लो कम होगा, मनी आउटफ्लो ज़्यादा होगा, बाहर यहाँ से पैसा ज़्यादा जा रहा है और विदेशों से पैसा कम आ रहा है जो कि अलग अलग करेंसी के फॉर्म में आता है, तो बीओपी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो विदेशी भंडार फॉरेन रिजर्व जो होगा उसमें कमी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपस में इनका रिलेशन होता है। तो ये हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छे से समझा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए, एक और इंपॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस करेंगे, बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, किसी देश के जो भी एक्सपोर्ट हैं और इंपोर्ट हैं उसका बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, इसे क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, व्यापार शेष कहा जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो दो प्रकार हमको देखने को, दो टाइप देखने को मिलते हैं, एक पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड और दूसरा नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब किसी देश का एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट से अधिक हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रेड सरप्लस कहते हैं। इसका मतलब है कि देश अपने व्यापार से लाभ जो है, प्रॉफिट जो है वो कमा रहा है। अगर भारत 100 करोड़ रुपए का सामान विदेश में एक्सपोर्ट करता है और 80 करोड़ रुपए का सामान जो है वो इंपोर्ट करता है, तो उसका जो व्यापार है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बिजनेस पॉजिटिव होगा, यानी कि 20 करोड़ रुपए जो है उसके पास में यहाँ पर सरप्लस बचेंगे। तो ये कैसा ट्रेड हो गया, ट्रेड सरप्लस हो गया। तो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर हम नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, जब किसी देश का आयात मतलब इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से अधिक हो जाता है, तो इससे क्या होता है, व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट कहते हैं हम इसको। और इसका मतलब होता है कि देश को व्यापार में नुकसान हो रहा है। अगर भारत 70 करोड़ रुपए का सामान जो है वो मान लो कि निर्यात करता है और 100 करोड़ रुपए का सामान जो है वो आयात करता है, मतलब बाहर से मंगाता है, तो उसका जो व्यापार होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि 30 करोड़ रुपए का घाटा होगा। तो ये हो गया नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर हुआ आपको। अब किसी कंट्री के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो 3 प्रकार का होता है, बैलेंस ट्रेड कंट्री, दूसरा होता है सरप्लस ट्रेड कंट्री और तीसरा होता है डेफिसिट ट्रेड कंट्री। तो ऐसी कंट्री, ऐसा देश जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर होता है, तो वो किस तरीके की कंट्री हो गई, बैलेंस ट्रेड कंट्री हो गई। ऐसी कंट्री जिसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, मतलब विदेशों से सामान जो है वो कम मंगाते हैं और एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो वो कैसी कंट्री हो गई, सरप्लस ट्रेड कंट्री हो गई। अगर इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, विदेशों से सामान जो है वो ज़्यादा मंगाते हैं जबकि भेजते कम है, तो वो किस तरीके की कंट्री हो गई, डेफिसिट ट्रेड कंट्री हो गई। और भारत जो है किस तरीके की कंट्री है, डेफिसिट ट्रेड कंट्री है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम है, इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है। भारत से हम विदेशों से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल हो गया, अलग अलग सामान जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब हम बात करें कि अगर डेफिसिट ट्रेड को समाप्त करना है तो उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा, इंपोर्ट में कमी करना पड़ेगी, आयात में कमी करना पड़ेगी। इसके अलावा एक और तरीका होता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, जो आपकी मुद्रा है उसका अवमूल्यन करना। अब डीवैल्यूएशन करना मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से समझो, किसी देश की जो करेंसी होती है उसके मूल्य को, उसकी वैल्यू को जानबूझकर कम करना, ताकि विदेशी मुद्राओं के कंपैरिजन में, मुकाबले उसकी कीमत घट जाए। जब कोई देश अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन करता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है, एम क्या होता है कि एक्सपोर्ट को सस्ता और इंपोर्ट को महंगा करना, जिससे कि लोग क्या है ना, सामान एक्सपोर्ट कर सके और इंपोर्ट करना कम कर दे। इससे देश की जो इकोनॉमी है उसको विदेशी बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा करने और व्यापार घाटा जो है वो कम करने में मदद मिलती है। डीवैल्यूएशन कैसे काम करता है, अगर जैसे कि एक यूएसडी की कीमत पहले 50 रुपये थी सोचो, और डीवैल्यूएशन के बाद में ये बढ़कर कितनी हो जाती है, 60 रुपये हो जाती है, तो इसका मतलब है कि भारतीय रुपया जो है वो कमज़ोर हो गया। मतलब इंडियन प्रोडक्ट जो है विदेशी बाजारों में सस्ते हो जाएंगे, जिससे कि उनके एक्सपोर्ट में भी क्या होगा, वृद्धि देखने को मिलेगी हमको। दूसरी ओर विदेशों से जो आने वाली वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाएगी, क्योंकि भारत का रुपया जो है वो कमज़ोर है। इससे क्या होगा, इंपोर्ट जो कर रहे हैं उसमें कमी हो जाएगी। तो इसलिए डेफिसिट ट्रेड को समाप्त करने के लिए एक ऑप्शन होता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। भारत में जो डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की बात करें हम तो 3 बार हुआ है, 1949 में, 1966 में और 1991 में।
ठीक है, तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे बात करते हैं, 3 इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस करेंगे हम। फॉरेक्स रेट क्या होता है, फिक्स्ड फॉरेक्स रेट क्या होता है और फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट क्या होता है। फॉरेक्स रेट की बात करें तो फॉरेक्स रेट वह रेट होता है जिस पर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदला जाता है। जैसे मान लो कि एक USD जो है वो बराबर है 75 रुपये के, तो ये क्या हो गया, एक फॉरेक्स रेट हो गया। समझ में आया आपको। फिक्स्ड फॉरेक्स रेट की बात करें तो एक ऐसी रेट होती है जिसे सरकार जो होती है या फिर केंद्रीय बैंक जो होती है उसके द्वारा तय किया जाता है और उसे स्थिर रखा जाता है। इस रेट को सरकार द्वारा कंट्रोल में रखा जाता है और इसे आमतौर पर स्पेशल करेंसी जैसे कि USD या फिर गोल्ड से जोड़ा जाता है। फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट की बात करें तो फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट वह रेट होता है जो कि मार्केट की सप्लाई और डिमांड के आधार पर खुद ही क्या होता है, तय होता है। इसमें सरकार का इंटरवेंशन नहीं देखने को मिलता है हमको। अगर किसी देश की करेंसी का वैल्यू अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ रहा है तो उसकी एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाएगी, वहीं अगर उसकी करेंसी की डिमांड कम हो रही है तो रेट गिर जाएगी। इसका फायदा यह होता है कि रेट जो होता है मार्केट की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। करेंसी का वैल्यूएशन ईमानदारी से होता है इसमें। तो समझ में आ गया फॉरेक्स रेट क्या होता है, फिक्स्ड फॉरेक्स रेट क्या होता है और फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट क्या होता है। एक लाइन में समझिए, फॉरेक्स रेट अलग अलग करेंसी के बीच में एक्सचेंज की रेट। फिक्स्ड फॉरेक्स रेट एक स्थिर रेट जिसे सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट एक अस्थिर रेट जो कि मार्केट की सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करता है, जिसमें सरकार का इंटरवेंशन नहीं होता है। समझ में आ गया आपको तीनों टर्म। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमने अच्छे से समझा, जिसमें हमने FPI FDI को समझा। इसके अलावा हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करी, फॉरेन रिजर्व क्या होता है वो समझा, बैलेंस ऑफ ट्रेड को समझा, अलग अलग टाइप समझे उसके, और इन लास्ट में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस की, फॉरेक्स रेट, फिक्स्ड फॉरेक्स रेट और फ्लोटिंग फॉरेक्स रेट को। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं ये सब चीज़ें, क्योंकि इनसे क्या एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इनको अच्छे से समझना ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं BOP से रिलेटेड। तो देखो क्वेश्चंस लगाते हैं हम। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP क्या होता है, ऐसा भी पूछ लेते हैं। तो क्या होता है BOP, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड ही क्या होता है, BOP होता है। डी आंसर। BOP के अंतर्गत हमको कौन कौन से खाते देखने को मिलते हैं, कौन कौन से अकाउंट देखने को मिलते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट देखने को मिलता है। BOP का पॉजिटिव होना क्या दर्शाता है, BOP का पॉजिटिव हो रहा है मतलब फॉरेन रिजर्व ऑब्वियस सी बात है बढ़ रहा है, तो इंक्रीज इन फॉरेन रिजर्व। भारत में करेंसी डिवैल्यूएशन जो है वो कितनी बार हुआ है, कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है, मैंने आपको बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं हमको। मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, अच्छे से क्वेश्चंस लगाइए, बार बार उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। नए नए क्वेश्चंस भी होंगे उसके अंदर, बार बार टेस्ट लगाने से आपके वो रिदम में आ जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेहनत करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।